हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 कक्षा 8 भूगोल। पाठ का शीर्षक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ 1 में पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन की हमें क्यों आवश्यकता होती है। जीवन जीने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे प्यास लगने पर आप पानी पीते हैं, भूख लगने पर आप खाना खाते हैं। इन सब के बारे में हमने पाठ 1 में पढ़ा था। तो ये जो भी संसाधन है हमें कैसे प्राप्त होते हैं, अब हम इसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे कि भूमि में हम किस तरह से भूमि का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, भूमि को हमारे किस काम में आती है, मिट्टी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जल का, और प्रकृति से जो हमें वनस्पतियाँ मिलती हैं वो, और वन्य जीवों को हम किस तरह से अपने संसाधनों में शामिल करते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तंजानिया, अफ्रीका के एक छोटे गांव में मम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेब ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बच्चों, ये कहाँ की बात हो रही है? यह बात हो रही है अफ्रीका के तंजानिया के गांव की। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पानी लेने के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था और इसमें क्या है, बहुत समय लगता था। पहले समय में लोग जो है वो कुओं से, तालाब से पानी भरकर लाते थे। घर घर में पानी की सप्लाई नहीं थी, तो उस समय में लोग क्या करते थे, घड़ों में भरकर पानी अपने घर पर लेकर आते थे, नदी से, कुएं से, तालाब से। तो इस तरह से जो है उस समय में लोगों को पानी लाने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था और जिसमें क्या है, उनका काफ़ी समय लग जाता था। तो फिर उसके बाद क्या है, जब वो पानी सुबह सुबह चले जाते थे लेने के लिए, जब तक आपके घर में पानी नहीं होगा तो आपके घर के कार्य भी नहीं होंगे। आप खाना कैसे बनाएंगे, पानी कैसे पिएंगे? तो उस सब के लिए आपके लिए सबसे मेन आवश्यकता क्या थी, जल की। तो वो लेने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था। उसके बाद फिर वो अपने घर के कार्य करते थे। और जो इसमें नाम दिया गया है मम्बा जो है फिर अपने क्या करती थी, माँ के साथ कार्य करती थी घर के। और जो उसका भाई था वो क्या करता था, वो बकरियों की देखभाल करता था। पहले के समय में लोग जो है अपने घर में पशुओं को पालते थे। बकरी हो गई, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये पहले के समय में जो है लोगों के घरों में मिलते थे, पाए जाते थे, क्योंकि लोग पहले पशुओं को पालते थे। क्योंकि पहले के समय के जो घर होते थे वो बड़े बड़े होते थे, कच्चे होते थे, वहाँ पर पशुओं को रखना आसान होता था। आज के समय में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, कच्ची ज़मीन है नहीं, तो आप पशुओं को कैसे पालेंगे? अब आज आप जैसे शहर में रहते हैं तो आप देखते हैं, आपने देखा है किसी ने घर में अपने गाय रखी हुई है, भैंस रखी हुई है या बकरी रखी हुई है? बहुत दूर दूर के, जहाँ पर आपके घर से भी बहुत दूर दूर, जहाँ पर थोड़ी मिट्टी वाली ज़मीन होगी, छोटा सा ऐसे गाँव सा होगा, वहाँ पर लोगों ने जो है पशुओं को पाला होगा। अब आगे देखो, और जो उसका पूरा परिवार था, उनकी झोपड़ी के चारों ओर क्या था, चट्टानी भूमि का एक भाग। चट्टानी भूमि मतलब चट्टानों, पत्थर वाली ज़मीन थी उनकी। तो जो मम्बा के पिता थे वो बहुत ही कठिन परिश्रम से, जहाँ की भूमि जो है अच्छी नहीं होगी, पत्थर वाली होगी, वहाँ पर खेती करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, सिर्फ वो
मक्का और सेब की ही फसल उगाते थे, और जिससे जो वो जितनी फसल होती थी उसमें उन सबका पूरे साल का भी भोजन पर्याप्त नहीं होता था। अब आगे देखो, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रम करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब यह किसकी बात है? यह बात हो रही है पीटर की। पीटर कहाँ पे रहता है? न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, और उसका जो परिवार है वो क्या करता है? ऊन प्रक्रम का कारखाना चलाता है। और प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वो क्या करता है? अपने चाचा के भेड़ों की देखभाल करता है। उनके वहाँ पर क्या है? भेड़ों का एक बाड़ा है, और पहाड़ियों में लगे हुए एक विस्तृत घास का मैदान पर स्थित है, क्योंकि भेड़ें सारा दिन घास खाती और वहीं पर रहती है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। अब देखो, भेड़ों से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन। तो ऊन प्राप्त करने के लिए ऐसे तो नहीं है कि आप भेड़ों की खाल पे से खींच लेते हो, तो कितना दर्द होता है, तो भेड़ें वो ऊन को नहीं खिंचवाती। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ प्रौद्योगिकी, नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, और फिर जो है वैज्ञानिक विधि का से भी इसका प्रबंध किया कि हमें भेड़ों से जो है ऊन प्राप्त हो। और फिर पीटर का परिवार क्या करता है? वहाँ पर जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि में रसायनों का प्रयोग करके जो है कृषि की जाती है, सब्जियां उगाई जाती हैं। जैसे आप को अगर बेमौसमी सब्जियां चाहिए होती है, जैसे आजकल आपको हर मौसम में हर तरह की सब्जी मिल जाती है। जैसे पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था? गर्मियों में गर्मी की ही सब्जियां आती थी और सर्दियों में सर्दी की सब्जियां आती थी। आज के समय में क्या है? हर मौसम में आप हर तरह की सब्जी को है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप आगे देखें, मम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण है इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता। अब देखो कि मम्बा और पीटर दो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और उनके जीवन में कितना अंतर है। अब जो पीटर है उसके वहाँ पर हर तरह के कार्य हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो बहुत अलग तरीके से है। वहाँ की वनस्पति अच्छी है, भूमि अच्छी है और जल भी भरपूर है। लेकिन जहाँ पर मम्बा रहती है वहाँ पर क्या है? उसकी वहाँ की भूमि जो है वो पथरीली है, चट्टानों वाली है, और वहाँ पर मिट्टी की कमी है। जल लेने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से है दोनों ही क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो है जीवन जीने का ढंग एक दूसरे के कितना विपरीत है। अब आप इसमें देखें कॉलम, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। अब आप देख रहे हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के कहाँ पर रहती है? 30% भाग पर ही रहती है। आगे देखते हैं हम,
भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांति, भावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जल है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब आप इसमें देखो कि भूमि का जो भूपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 30% भाग जो है हमारा भूमि का है। और इसके साथ जो कह सकते हैं हम, यह है इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग जो हैं आवास योग्य नहीं है, मतलब रहने के योग्य नहीं है। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर चट्टानें हैं, नदियां हैं। तो इस तरह से जो है हमारा भूमि का कुछ भाग इन चीज़ों पर है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के जो लक्षण हैं वो हर एक जगह पर अलग अलग होते हैं, सभी जगह पर। अब आप देख लो कि क्या होता है, राजस्थान में कितनी भयंकर अगर गर्मी होती है, तो वही उत्तराखंड में क्या होता है, ठंड होती है। तो ऐसे ही क्या है, हमारे यहाँ पर जो है जलवायु भी हर एक क्षेत्र की अलग अलग होती है। और फिर मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से हमारे यहाँ पर जो जगह है वो क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतों के ढाल हैं, जलक्रांत मतलब नदी है, नाले हैं, और फिर मरुस्थल है और वन है। और इसके अलावा वहाँ पर जो है विरल अथवा निर्जल है, मतलब वहाँ पर रहने योग्य वो स्थान ही नहीं है। नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए जो है ये स्थान क्या है, विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। अब एक चित्र देख रहे हैं ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। अब आप देख रहे हैं चित्र, आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में, भूमि उपयोग। अब भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए कैसे किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए, वानिकी, खनन, और इस साधारणतः इसे भूमि उपयोग ही कहा जाता है। भूमि उपयोग से आप भूमि, इसकी आप हेडिंग से ही, भूमिका से ही समझ गए कि भूमि उपयोग क्या है, कि जहाँ पर हम भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे आप कृषि करते हैं और वहाँ पर अपने जिस जगह पर आप उद्योग फैक्ट्री लगाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो वो आप भूमि क्या कर रहे हो, उस भूमि को आप उपयोग में ला रहे हो। अब आप आगे देखें, क्या आप मम्मा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल होगा, क्योंकि हमने दोनों ही शहरों के बारे में आपको पढ़ाया, तो इसके लिए आप एक सूची बनाएं। भूमि का उपयोग जो है वो भौतिक कारकों द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। जैसे अब भौतिक कारक कौन कौन से निर्धारित किए, कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर मिट्टी में किस तरह के जो है खनिज पदार्थ हैं, और वहाँ पर जल कितनी कैसी मात्रा में है। तभी आप वहाँ पर अच्छे से सरल रूप से खेती कर सकते हैं। और जब ये सब चीज़ें आप अनुकूल होती हैं, तभी वहाँ पर जो है कृषि करना आसान हो जाता है। आगे देखें, स्वामित्व
के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप में इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो बच्चों, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी और सामुदायिक भूमि में कैसे बांटा गया है। निजी भूमि जो है वो किसी एक व्यक्ति की होती है, तो वो व्यक्ति ही उस भूमि का क्या होता है, स्वामी होता है। और जबकि सामुदायिक भूमि जो होती है वो समुदाय के बहुत सारे लोग जो हैं उस भूमि को के स्वामित्व होते हैं। और जैसे अब आप देखें कि यह आपने सुना होगा, देखा होगा कि यह जो जितने भी हमारे यहाँ स्कूल बने हुए हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, ये सरकार की ज़मीन पर ही बनाए गए हैं। और कुछ है, ये प्लॉट है, ये उस व्यक्ति का प्लॉट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। तो जो गवर्नमेंट की जगह है वहाँ पर गवर्नमेंट की ही बिल्डिंग्स बनती हैं। और जो एक जैसे अब एक आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, आपके पापा ने कोई ज़मीन ले रखी है, उसके कागजात आपके पापा के नाम पर ही है, तो क्या हो गया, वो आपकी निजी भूमि है। तो इनमें आपको अंतर समझ आ गया। और फिर आगे देखते हैं हम। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण नवीनीकरण, भूस्खलन, मृदाअपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो बच्चों, ये क्या है कि हमारी जो है निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो आपको क्या है, और अधिक ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। ज़मीन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ेगी? घर बनाने के लिए, और अधिक कृषि की पैदावार आप करना चाहेंगे। इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए वनों का कटाव हो रहा है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, बहुत से जो है हमारे यहाँ पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे को नुकसान भी दे रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के समय में समय समय पर भूकंप आ जाते हैं, बारिश की कमी हो रही है, और उसके अलावा क्या होता है कि तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है। तो ये इस बारिश के समय पर बारिशें नहीं होती है, सूखा पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो इसीलिए क्या है, जितनी भी है कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण ही क्या हो रहा है, भूस्खलन, मतलब भूमि का खिसकना, और मरुस्थलीकरण, मतलब मरुस्थलों में भी रेत वो हो रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा पैदा हो रहा है। अब जैसे पहले आप ये एक चित्र देखो, नंबर 1 वाला, इसमें क्या है, भूमि के उपयोग में क्या है, समय के अनुसार परिवर्तन। 1 और 2 में आप देखो, 1 में क्या है कि सारी ही जगह पर क्या है,
कृषि की गई है। दूसरी में आप देख रहे हो घर बन गए हैं, पक्के घर। उसमें तो आप देख रहे हो झोपड़ी बनी, उसमें यहाँ पर पक्के घर बन गए हैं, तो जगह कैसे हो गई है। तीसरे में आप देखो कि जगह ही ख़त्म हो गई है, बहुत कम जगह पर आपको पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और वाहन नज़र आ रहे हैं। नंबर चार में तो आपको पेड़ पौधे बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं, और क्या है, बिल्डिंगें और गाड़ियाँ ही आपको नज़र आ रही हैं। तो देखो, अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ पर किस तरह से जो है वो बदलाव होने शुरू हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं आगे, भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने का विनाश हुआ है। इससे हम इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश को वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब देखो, हमें भूमि संसाधन का किस तरह से रक्षा करनी है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर थोड़ा सा नियंत्रण लाना है, और जिसके लिए क्या है, वनों के कटाव को रोकना है। जैसे वन को काटा जा रहा है तो उसको रोकना है, और जहाँ पर कृषि होती है वहाँ पर कृषि होनी देनी चाहिए, वहाँ पर घर नहीं बनाने चाहिए। उसके अलावा क्या है, आपको जो भी आप जब हम फसलें उगाते हैं तो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं कीटनाशकों को मारने के लिए, तो वो भी हमें रोकना चाहिए। उससे क्या है कि भूमि में जो है बहुत असर पड़ता है, उसके भूमि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ खराब होते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें रोकना चाहिए, और अपनी भूमि की उर्वरकता को हमें उपयोगी बनाना चाहिए। आगे अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मृदा के बारे में। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही क्या होता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो अब आपने ये मृदा के बारे में पढ़ा, तो क्या है मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर, मतलब पृथ्वी की सतह पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, मृदा। और यह जो है भूमि से बहुत पास से जुड़ी हुई है, और मृदा स्थल रूप मृदा के प्रकार जो है, प्रकारों को ये निर्धारित करती है। अब हम इसमें आपको बताएंगे अगले पृष्ठ पर भूस्खलन कैसे होता है। भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिराने वाली मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है।
अब भूस्खलन के बारे में आपने पढ़ लिया कि भूस्खलन किस तरह से होता है। सामान्य रूप से जब शैल मलबा, आप ये चित्र भी देख रहे हो, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। जब जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आती है और ज्वालामुखी फटते हैं तो फिर क्या होता है, भूस्खलन होता है। और बहुत समय तक बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है तो फिर भी भूस्खलन होता है। और यह क्या करता है, जब पहाड़ों से आपने देखा होगा पत्थर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं तेज़ बारिश में, तूफान में, तो फिर ये पत्थर गिरकर क्या करते हैं, नदी में गिर जाते हैं, तो फिर वो नदी के बहाव को कम कर देते हैं। तो जो पहाड़ी हमारे यहाँ पर भूभाग में भूस्खलन जो है बहुत ही विस्तृत रूप से फैली एक प्राकृतिक आपदा है जो हमारे जीवन और संपत्ति को ठेस पहुंचाती है। और यह हमारे लिए क्या है, एक चिंता की बात है। अब आगे पढ़ते हैं हम एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बती सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अब देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी ज़मीन जो है वो खिसक गई और लोगों को किस तरह से बचाया गया, उनको वहाँ से हटा ही दिया गया। आगे देखें आप, न्यूनीकरण क्रियाविधि, प्रतिधारी दीवार। अब आप ये चित्र देख रहे हैं, एक प्रतिधारी दीवार। अब हम आपको बताएंगे न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रतिविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। देखो अब कि भूस्खलन जो है आप एक मानचित्र बनाकर और फिर देख सकते हैं कि कौन कौन से स्थानों पर जो है भूमि खिसकती है। तो इन क्षेत्रों पर हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर हम निशान लगा सकते हैं। और फिर भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। अब ये आप चित्र देख रहे हो, ये ऐसे दीवार आप बना सकते हो भूमि को खिसकने से बचाने के लिए। फिर आगे आप देखें, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, मतलब पेड़ पौधों को लगाना। सही अपवाह तथा झरने प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। अब किस तरह से जो है हमें झरनों को और भूस्खलन की गतिशील को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया है, जो पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण है उनको क्रियान्वित किया गया है। अब आप एक यह चित्र और देख रहे हैं, मृदा परिच्छेदिका। इसमें क्या है, अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले सबसे नीचे से हम शुरू करें तो जनक चट्टानें आपको दिख रही है। फिर उसके बाद क्या है, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। फिर उसके बाद क्या है, बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा, और उसके ऊपर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अब आपने देख लिया ये चित्र। अब अपक्षय क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है, अपक्षय। आगे देखते हैं अब हम
केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्या होता है। 1 सेंटीमीटर जितनी मृदा को बनने में क्या लगता है, सैकड़ों वर्ष। अब आप यहाँ पर एक पीले घेरे में क्या देख रहे हैं, मृदा। अब ये हम आपको बताएंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब आप सबसे पहले देखेंगे तो वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद आप बाएं आ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे उच्चावच, तुंगात और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। फिर आप इसके ऊपर बाएं के ऊपर चले जाएंगे तो जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। फिर अब आप दाएं आ जाएंगे तो उसमें ऊपर क्या है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को ये प्रभावित करते हैं। फिर उसके नीचे क्या है, समय मृदा परिच्छेदिका को मोटाई को निश्चित करता है। अब आपने ये मृदा को देख लिया और इसको ये प्रभावित करने वाले आपने कारक भी पढ़ लिए। अब आप आगे देखेंगे मृदा निर्माण के कारक। अब मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं जनक शैल का स्वरूप और जलवायिकी कारक। कौन कौन से हैं, जनक शैल का स्वरूप और जलवायिकी कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में यह भिन्न भिन्न है। तो अब आपको समझ आ गया इनके कारक कौन से हैं और ये अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं और मृदा निर्माण के संगठन में कितना समय लगता है। तो ये आपने इसमें पढ़ा। अब आप आगे देखें मृदा का नवीनीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का नवीनीकरण हो सकता है। मृदा के नवीनीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। एक तो क्या है कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का नवीनीकरण जो है वो हो सकता है। मृदा के नवीनीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जो है वो अत्यधिक उपयोग हो रहा है। कीटनाशकों का आप देख रहे हैं आज के समय में आप सुनते हैं कि किस तरह से बारी बारी बोला जाता है कि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कृषि पर, फलों पर, पेड़ों पर कम से कम करना चाहिए। आप सुनते होंगे कि अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में जो तरबूज आते हैं बोलते हैं ना ये तरबूज इंजेक्शन लगा हुआ है, आपको दिख भी जाता है उसमें एक छेद होता है। तो आज के समय में जो है बहुत सी चीज़ों पर रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है जो मानव जीवन के लिए खतरा बन रहा है। बीमारियां बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फैल रही हैं, वो सब इन सब चीज़ों की वजह से है। तभी कहते हैं उर्वरक खादों का प्रयोग करना चाहिए। और जिससे अब पेड़ कट रहे हैं तो क्या पेड़ काटने से, वन को ख़त्म करने से, पेड़ों का कटाव करने से क्या होता है, भूस्खलन और बाढ़ जो है वो आती हैं। अब देखिए आप मलबा बनाना, मृदा संरक्षण की कुछ विधियां उसमें है ये मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रालव से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो मृदा की आर्द्रता को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो है भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रालव से उसको ढक दिया जाता है। अब आप यह एक चित्र देख रहे हैं, चित्र 2.5 वैदिक फार्म है। ये
चित्र 2.6 में समोरित जुताई है। ये चित्र 2.7 में रक्षक मेखला। तो वैदिक फार्म क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौड़े समतल सोपान तथा वैदिक त्रिव ढालों पर बनाए जाते हैं। अब आप इसमें ढलान देख रहे हैं ना चित्र में, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन क्या होता है, कम हो जाता है। फिर है आगे दूसरा 2.6 आपको दिखाया था हमने, समरोचीय जुताई। एक पहाड़ी ढलान पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब आप दोनों ही देख रहे हैं किस तरह से ढलान पर ही बनाए गए हैं। फिर आगे देखें रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। देखो सभी चित्र में आप देखोगे सभी पेड़ एक लाइन में लगे हुए हैं, सबकी हाइट एक सी है, तो ये क्या है, मृदा आवरण को इससे हम बचा सकते हैं। आगे देखें आप समोच्च रेखाएं रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रेधिकाएं बनाने के लिए पत्थर घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रेधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। अब आप देख रहे हो इसके बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, पत्थर घास। और फिर इसके सामने जल को इकट्ठा करने के लिए क्या करा जाता है, खाई बना दी जाती है और उसमें जल को इकट्ठा कर दिया जाता है। अब आप ये देखें एक क्रियाकलाप अ और ब दो चित्र हैं। एक ही आकार के अ और ब दो ट्रे लीजिए। एक ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। अ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं तथा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उग कर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक और से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। अब आप देख रहे हैं ए में तो आपको कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है और बी में कितनी कम दिखाई दे रही है। अब है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। जो चट्टान बांध होते हैं वो क्या करते हैं, जल के प्रवाह को कम करते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की जो क्षति है उसको भी यह रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, जिससे क्या है कि मृदा जो है हमारी सुरक्षित रहती है, मिट्टी हमारी सुरक्षित रहती है। आगे आप देखें जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, जल से। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, जल ग्रह। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल क्या होता है, लवणीय, मतलब नमक का टेस्ट आता है उसमें। अगर आप कभी भी जाओ सागरों का जल, आपको पता है ना नमक उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं उसको, महासागरों का जो जल है वो क्या है, लवणीय है। और मानवीय उपयोग के लिए हम सागरों का जल पी नहीं सकते हैं, उससे हम स्नान नहीं कर सकते हैं, तो वह हमारे लिए क्या होता है, अधिक उपयोगी नहीं होता है। आगे हम देखते हैं अलवर जल केवल 2.7 ही
7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 1। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 1 भूगोल संसाधन। तो बच्चों, संसाधन क्या होते हैं, पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा समझें। संसाधन वे होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे अब आपको प्यास लगती है, तो आपको जब प्यास लगेगी तो आप कैसे करोगे कि आप कैसे अपनी प्यास को बुझाओगे। आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी। तो आपकी प्यास बुझाने का साधन क्या हुआ? पानी। अब जैसे आपको भूख लगी है, तो आपको जब भूख लगती है तब आपको क्या चाहिए होता है? कुछ खाने के लिए भोजन चाहिए होता है, या आप बिस्किट खाकर अपनी भूख को बुझाते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो हमारे लिए क्या है? संसाधन। प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु है और जिसका वस्तु का उपयोग कर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो क्या कहलाती है? संसाधन। तो हमारे पाठ 1 का विषय क्या है? संसाधन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।